टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आई कैन 2020। और यहाँ पे हम करंट अफेयर की एक साल की न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें से हमारा पहला पार्ट जो था वो इकोनॉमी से रिलेटेड था, माइक्रो इकोनॉमी इशू। और इसके बाद एक दो दिन के लेक्चर के बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, हम सर्वे ऑफ बजट के पार्ट में जल्दी ही आ जाएंगे। तो अभी तक हमने जितने पार्ट देखे ये उसके आगे का है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब कितने रह गया है। तो आज हम WTO के बारे में फुल डिटेल देखेंगे और क्या है और उसमें अभी क्या चेंजेस हुए हैं। तो WTO क्या है? ये एक ग्लोबली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका गठन कैसे हुआ था। एक्चुअली में पहले क्या हुआ था, एक ब्रुटन बेड जो कन्वेंशन होता है, ब्रुटन वुड कन्वेंशन, तो उससे हमारा क्या निकल के आया था, IMF और वर्ल्ड बैंक, और वहाँ पे एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी। ये तीन बॉडी थी जो हमारी ब्रुटन वुड कन्वेंशन के अंतर्गत आई थी। लेकिन हुआ क्या था ब्रुटन वुड कन्वेंशन में, IMF और वर्ल्ड बैंक को अमेरिका के सीनेट में पास करा दिया गया था बिल, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने लगी थी। जो लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था उसको सीनेट ने मंजूरी नहीं दी और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो फिर काम नहीं किया। लेकिन ट्रेड से रिलेटेड एक बॉडी को सामने लेकर के आना था, इस वजह से GATT यानी कि गैट का गठन हुआ। और उसमें कुछ जो भी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थे ITO, उसमें कुछ चेंजेस के साथ हमने गैट यानी कि GATT को इंट्रोड्यूस कराया। तो इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एक्चुअली वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था, जितने भी ट्रेड रिलेटेड इशू थे, उनके डिस्प्यूट थे, उनको सॉल्व करने के लिए कोई एक बॉडी हमें चाहिए थी। इस वजह से गैट का गठन किया गया। 1947-48 में इसका गठन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब गैट आया तो गैट में क्या प्रॉब्लम हुई, गैट का जो मॉडल था वो काफ़ी वीक था, डिस्प्यूट सेटलमेंट का मॉडल। और ये जो है एक मल्टीलैटरल ट्रीटी ये साइन करवाता था कंट्री के बीच में, और WTO जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1995 में जो उरुग्वे दौर की राउंड थी, उसमें इसमें कई सारी मतलब राउंड्स होते हैं, मतलब वार्ता होती है। तो जब उरुग्वे दौर की वार्ता हुई तब उसमें गैट को प्रतिस्थापित करके WTO का गठन हुआ 1995 में, और उसको मराकेश ट्रीटी भी बोलते हैं। तो उरुग्वे राउंड के तौर पे WTO का गठन हुआ था और 1995 में अंडर द मराकेश ट्रीटी। तो देखते हैं WTO क्या है, WTO का काम क्या है। तो ये क्या करता है, व्यापार समझौते जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उसका प्रशासन करता है, और एक व्यापार जो भी वार्ता होती है उसके लिए एक फोरम मंच प्रदान करता है पूरे विश्व के देशों को, और जितने भी डिस्प्यूट होते हैं रिलेटेड टू ट्रेड उनका निपटान करता है। सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की भी निगरानी करता है, जितने आप लोगों ने पॉलिसी बनाई, जितने भी कंट्री उसकी निगरानी उसको मॉनिटर करता है। विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने का काम भी WTO का ही है, और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ सहयोग करता है। ठीक है, जो हमारा गैट था, तो गैट के सदस्यों के मत 8 व्यापार वार्ता हुई थी। तो वही मैंने बताया 8 वार्ता हुई थी, और 8वें दौर में ही उरुग्वे वार्ता में WTO का गठन हुआ। उरुग्वे वार्ता जो हुई थी उसके दौरान जो गैट के महानिदेशक थे वो आर्थर डंकल थे, इस वजह से उसको डंकल मसौदा भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए डंकल मसौदा किससे रिलेटेड है, तो डंकल मसौदा जो है वो हमारा WTO से रिलेटेड है, क्योंकि उरुग्वे दौर के महानिदेशक का नाम डंकल था। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लेते हैं अभी WTO के प्रेजेंट में 164 मेंबर हैं, और इसमें जो 2015 में जो मीटिंग हुई थी इसकी नैरोबी में, उसमें 163 और 164 मेंबर ऐड किए गए थे। तो आप कमेंट करके बताओ कि लेटेस्ट इसका मेंबर 163 और 164 का क्या नाम है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि पहले गैट था उसके बाद WTO का बढ़ता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो गैट है वो ट्रेड करता था ओनली इन गुड्स में, और WTO ट्रेड करता था गुड्स एज वेल एज सर्विसेज और प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड इशू को भी ये WTO मॉनिटर करता था। तो ये हो गया हमारा WTO, गैट से WTO कैसे बना। ठीक है, उसके बाद गैट जो हुई थी साइन हुई थी 1 जनवरी 1948 को, और WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ये इसमें 8 दौर की वार्ता हुई थी गैट की। जो 8वें दौर की वार्ता थी उरुग्वे राउंड, जिसमें WTO इंस्टीट्यूशन बन के आया 1995 में।
आगे देखते हैं, इसको मराकेश ट्रीटी भी कहते हैं। ये भी हमने देखा कि मराकेश ट्रीटी के नाम से ही जाना जाता है हमारा WTO। तो इसको रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, इनका जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म था वो बहुत ही वीक था, और जो WTO का वो स्ट्रॉन्ग था, तो उसको रिप्लेस किया। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है, ये मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी करता है लोगों के साथ। ये क्या है, इसमें मेंबर जो थे, इनके मेंबर आई थिंक 33 के आसपास थे। WTO में 164 मेंबर है। इनके मेंबर को मेंबर नेशन बोला जाता है। गैट में जो होते हैं मेंबर, उनको मेंबर नेशन नहीं बोला जाता, उन्हें ओनली पार्टिसिपेशन मेंबर कहा जाता है। तो WTO जो है मच फार बेटर देन द गैट, इस वजह से गैट की जगह पे WTO बॉडी आई। ठीक है, WTO और UN का, क्या ये UN की बॉडी है? तो WTO इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि क्या WTO UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो नहीं, ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। अब अगर इसके गवर्नेंस की बात करें, तो WTO डायरेक्टर जनरल पार्टिसिपेट थ्रू द चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, बोर्ड। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, विच इज द ऑर्गन ऑफ द कोऑर्डिनेशन विद द UN सिस्टम। ठीक है, इसमें गवर्नेंस सिस्टम WTO का देखेंगे कि गवर्नेंस कैसे काम करता है। तो इसमें एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, यही सबसे सर्वोच्च कॉन्फ्रेंस होती है, मंत्रिस्तरीय की जो बैठक होती है। ये इसकी टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की। जितने भी इसमें डिसीजन लिए जाते हैं वो इसी कमेटी में, इसी कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं, और जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया WTO। एक इसमें जनरल काउंसिल भी होती है। तो जनरल काउंसिल जो WTO में होती है, उसकी हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये भी जिनेवा में ही, WTO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, तो जनरल काउंसिल आल्सो मीट अंडर द डिफरेंट रूल। इसमें भी बहुत सारे रूल होते हैं, ट्रेड पॉलिसी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और जनरल काउंसिल। तो ये तीनों चीज, जनरल काउंसिल और मिनिस्ट्रियल काउंसिल, ये दोनों हमने देखा। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी होती है इसी के अंदर, कि जितनी भी ट्रेड पॉलिसी होती है उनको रिव्यू करती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो WTO का अब के टाइम पे बहुत ही वीक पड़ रहा है, और जो USA है वो WTO से निकलने की बात कर रहा है, और उसने फाइनेंशियल फंडिंग भी रोक दी है WTO में। और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसका, वो एस्टैब्लिश डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल रिफर करता है मैटर को आर्बिट्रेशन में। ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम होती है उनको क्या करता है, ये सॉल्व करवाती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। इसमें एक अपीलीट बॉडी भी होता है। अपीलीट बॉडी कहाँ पर? ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ये भी 95 में अंडर आर्टिकल 17 में आया था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑन द रूल और द प्रोसीजर गवर्निंग ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। जो भी प्रोसीजर लिखे गए हैं वो आर्टिकल 17 में है WTO के। DSP जो है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी शैल अपॉइंट पर्सन टू सर्व अप्लाइड बॉडी फॉर ए 4-year टर्म। तो इसमें जो भी मेंबर आते हैं वो 4 साल के लिए आते हैं। इट इज ए स्टैंडिंग बॉडी ऑफ 7 पर्सन। ये 7 पर्सन की बॉडी है। दैट हियर्स अपील्स फ्रॉम द रिपोर्ट इशूड बाय द पैनल इन डिस्प्यूट ब्रॉट बाय WTO मेंबर। WTO के मेंबर जो भी डिस्प्यूट को लाते हैं उसकी रिपोर्ट को यहाँ पे अपील की जाती है अपीलेट बॉडी में। वो अपील बॉडी क्या करती है, उसको मॉडिफाई करती, रिसर्च करती, लीगल फंडिंग क्या, ये सब देखती, कंक्लूजन निकाल के अपीलेट बॉडी रिपोर्ट को तैयार करती है, और उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जाती है, और फिर वो एक्सेप्ट कर ली जाती है पार्टियों के द्वारा, और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद गैट हो गया। जो गुड काउंसिल होते हैं वो फॉलोइंग कमेटी डीलिंग विद द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कौन कौन से जो ये काउंसिल, जो गुड्स काउंसिल होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे देखती है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मार्केट एक्सेस, ठीक है, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, ठीक है, प्लांट डिसीज मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स, सब्सिडी, काउंटर वेलिंग मेजर्स, एंटी डंपिंग मेजर्स, इंपोर्टिंग लाइसेंसिंग, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, सेफ गार्ड। ठीक है, ये सारे चीज जो है वो कमेटी इसको देखती है। अब आप एक बार बताओ, आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के में डिफरेंस पता है या नहीं? जो इसका कंटीजेंट ट्रेड मेजर्स होता है उसमें ये एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में भी इसमें बात की गई है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है और काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब आपकी कंट्री में रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही सस्ता है या फिर बहुत ज्यादा अवेलेबल है।
आपके यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है, या फिर कह लो कि टेक्नोलॉजी आपके यहाँ बहुत ही ईजिली सबको अवेलेबल है, तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो बहुत ही सस्ता होगा, यानी कि आपके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने उस पर कोई सब्सिडी नहीं दी है, फिर भी आपके यहाँ रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है लोगों के पास, आपके अंदर बहुत सारे आपके यहाँ टेक्नोलॉजी जो ईजिली लोगों को अवेलेबल हो जाती है, लोग नंबर ऑफ द प्लेंटी ऑफ द प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूसरे देशों में क्या करें, वो सस्ते दामों में बेच रहे हैं, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी, आपका रॉ मटेरियल सस्ता है अदर कंट्री में। तो होगा क्या, जब आपकी चीज़ें, आपका प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता है, आप दूसरों कंट्री में उसको आप जब एक्सपोर्ट करोगे, तो दूसरे कंट्री में रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी का प्राइस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के गुड क्या है, वहाँ के गुड्स तो महंगे हैं। तो होता क्या है कि जब आपके सस्ते गुड्स एक तरीके से दूसरे कंट्री में डंप कर दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप एक्सपोर्ट कर दोगे, तो उस कंट्री के लोकल डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सामने वाला जो कंट्री है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी आपके ऊपर लगा सकता है। जैसे एग्जांपल लेंगे चाइना का रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ती है, जिसकी वजह से उनके गुड्स बहुत ही सस्ते होते हैं, और वो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हर जगह अपने गुड्स की डंपिंग करते रहते हैं, और यहाँ पे लोकल मार्केट के लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा महंगी है, हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल भी सस्ते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे खुद के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हाई प्राइजेड के होते हैं, और हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट होते हैं, डोमेस्टिक जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें इनसे बचाओ, क्योंकि हमारा मार्केट खुद पूरा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है चाइना गुड्स की वजह से। तो इंडिया के पास ये राइट है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के प्रोडक्ट पे लगा सकता है। तो समझ में आया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी हम क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं। अब हम समझेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम कब लगाते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो तब लगाते हैं जब किसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपके कंट्री में आपको सब्सिडी दी जाए, ठीक है। तो अगर आपको सब्सिडी दी जाती है कि अपने प्रोडक्ट पे लगाने के लिए, तो सामने वाला तब उस केस में भी आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जब कंट्री की गवर्नमेंट आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सब्सिडी देती है। तो जब सब्सिडी दी जाती है तब आप प्रोडक्शन को बढ़ा के दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करके फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आप सामने वाली कंट्री काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो आगे देखते हैं, हमारा ऑलमोस्ट हमारी जो ये थी WTO, वो उससे रिलेटेड हमने देख लिया बेसिक्स पॉइंट, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो ये हमारा इसमें कई सारे से एग्रीमेंट है, जैसे ट्रिप्स है, तो ये सारे जो एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, वो WTO के ही है। तो अब हम इसका करंट इशू देखेंगे कि क्या है। तो WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, वो कई कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं अभी तक। अभी हम लेटेस्ट पे पहुंचेंगे कि लेटेस्ट कौन सी थी। लेटेस्ट हमारी जो होनी थी वो नूर सुल्तान में होनी थी, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है, अब चेंज हो गई है, उसका नाम नूर सुल्तान है, कोविड-19 की वजह से नहीं हुई है। तो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो पहली बैठक हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी 96 में, ठीक है। तो पहली बैठक 96 में सिंगापुर में हुई थी। हम केवल उन पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1 सिंगापुर में हुई थी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी हुई थी वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, तीसरी शीतले में हुई थी, और चौथी जो है वो दोहा में हुई थी 2001 में, ठीक है। अब जो दोहा वाली जो राउंड की वार्ता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो हम दोहा राउंड की वार्ता को डिस्कस करेंगे पूरा, यानी कि ये क्या हुई थी हमारी 2001 में हुई थी। तो अभी भी इसमें जो भी डिस्प्यूट थे वो उसके पॉइंट अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो क्या है दोहा राउंड में क्या क्या निकल के आया है। तो भारत ने इसमें कई प्रस्ताव रखे, जैसे कि हम लोग क्या है एक डेवलपिंग कंट्री है, और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री ने बोला कि हमको एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देने की परमिशन होनी चाहिए और मार्केट एक्सेस भी हमें मिलना चाहिए। ऐसा डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का था, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी हाई है, रॉ मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं है और है भी तो बहुत ही हाई कॉस्ट में, इसलिए हम अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सब्सिडी देंगे, क्योंकि हम लीस्ट डेवलप है या फिर डेवलपिंग है। तो इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा दोहा में। डेवलप्ड कंट्री का क्या कहना था,
वो इस बात पे एग्री नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा आप अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडी को ख़त्म करो। तो मेन एक जो पहला पॉइंट पे डिस्प्यूट था वो ये था सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी को लेकर, जो डेवलपिंग कंट्री चाहते थे और डेवलप कंट्री नहीं चाहते थे। दूसरा किस बात पे निगोशिएशन नहीं हो पाया, दूसरा था हमारा फूड की सब्सिडी पे रह गए। भारत क्या है, भारत ने कहा भारत का जो भी जितना भी फूड है वो पहले भारत के लिए, बाद में इंटरनेशनल यानी कि डेवलप कंट्री के लिए बाद में, इंटरनेशनल ग्लोबली हम बाद में करें, पहले हम अपने देश के लिए हमारा जो खाद्यान्न है वो अवेलेबल है। डेवलप कंट्री ने बोला कि भाई कुछ कमोडिटी ऐसी हैं जो केवल आपकी कंट्री में ही प्रोड्यूस होती हैं, तो आप उससे हमारी मार्केट एक्सेस को मत छीनो, आप उन प्रोडक्ट को भी हमें एक्सपोर्ट करो। तो एक फूड सब्सिडी को लेकर के था, और एक हमारा जो था नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस था। तो नॉन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे वो उत्पाद होते जो उरुग्वे राउंड में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का हिस्सा नहीं बन पाए थे। जब हमारी उरुग्वे राउंड हुई थी जहाँ से WTO निकला था, उसमें जो भी एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर का हिस्सा जो भी प्रोडक्ट नहीं बन पाए थे, तो वो नॉन एग्रीकल्चर की श्रेणी में आप उसमें डालो, यानी कि आप उनको एक नया प्रस्ताव निर्धारित करो, उसको नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस प्रदान करो। कौन कौन से नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, फिशरीज हो गए, आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, फ्यूल हो गए, मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नामा, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस भी दो। और डेवलप कंट्री का क्या कहना था, जो नामा है उसका कोटा कम रखना चाहते थे वो। तो ये दोनों, उन दोनों के बीचों में, डेवलप कंट्री के बीच में काफ़ी मतलब डिस्प्यूट थी दोहा 2001 में, और अभी भी बहुत सारी बातों पे अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। और जो हम हैं यानी कि विकासशील देश, वो हमेशा कहते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में हमें क्या है, हमें जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है वो हमें करने दो, और जो विकसित देश होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो है आप अपनी मार्केट एक्सेस दो, हम अपने प्रोडक्ट लेके आपके यहाँ आएंगे और हमें एग्रीकल्चर फील्ड में अपने यहाँ मार्केट ओपन करने दो। और हम कहते हैं आप अपने यहाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग फील्ड दो, आप हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आप हमें टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराओ। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि पूरा 2001 जो दोहा राउंड की वार्ता थी उसमें क्या क्या था। उसके बाद एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 5 जो थी वो मैक्सिको में कैनकुन में हुई थी, 6ठी हांगकांग में, 7वीं जिनेवा में, 8वीं जिनेवा में, और जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 9 है वो बाली में हुई थी। तो बाली में 2013 में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसमें देख लेते हैं इसमें किन किन चीज़ों पे विवाद था बाली में। तो बाली में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट यानी कि TFA निकल के आया था, यानी कि इसमें ये कहा गया कि आप कस्टम क्लियरेंस तुरंत दिया जाए बॉर्डर पे, यानी कि जो भी दूसरे देशों से व्यापार लेके सामान लेके आते हैं, आप अपने बॉर्डर मतलब जो पोर्ट होते हैं वहाँ पे कस्टम क्लियर देने में बहुत ही लेट करते हो, तो कस्टम क्लियर आप जल्दी दो। तो कस्टम क्लियरेंस एग्रीमेंट की बात की गई। दूसरा फूड सिक्योरिटी यानी कि जो पीस क्लॉज होता है, वो उस समय जो बाली में 2013 में बराक ओबामा थे USA के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने एक पीस क्लॉज लेके आए और उसके तहत उन्होंने डेवलपिंग कंट्री को कुछ बेनिफिट देने की बात करी। उन्होंने कहा किसानों को सब्सिडी वो लोग दे सकते हैं और फूड को सिक्योर कर सकते हैं, और यदि कोई राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अपने देश में चलाता है सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा के तहत, तो उसे राष्ट्र को WTO के डिस्प्यूट बॉडी सेटलमेंट पे नहीं घसीटा जाएगा। ऐसा वहाँ पे पीस क्लॉज के तहत बराक ओबामा ने फूड सिक्योरिटी प्रदान करी, किनको, डेवलपिंग कंट्री को, ठीक है। उसके बाद 2015 में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 10 होती है जो कि नैरोबी केन्या में होती है। इसमें किस बात पे डिस्प्यूट होता है, नैरोबी केन्या में भी एक्सपोर्ट सब्सिडी जो हमारा पहले से भी चल रहा है कि हम एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं और डेवलप कंट्री मना करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडी बंद करें, जो भी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते हैं यानी कि डेवलपिंग कंट्री, और जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडी देते हैं। तो हमने बोला कि आप मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडी बंद करो नैरोबी में, ठीक है। पेटेंट की एवरग्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली जो होते हैं USA वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनी और अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, कहती हैं हम तो इतनी मेहनत से बनाते हैं, और इंडिया जैसी कंट्री क्या करती है, उसको मतलब तुरंत ही उसको कम दाम में अपने देशों में प्रोवाइड करवा देती है, जिससे कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसकी एवरग्रीनिंग हो रही है। तो उसको बंद करने की बात कही गई, और वहाँ पे उन्होंने स्पेशल 301 USA की एक रिपोर्ट निकलती जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, और उन्होंने कहा कि भारत जो है
वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की चोरी कर रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात हुई नैरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, ये 2015 में हुई थी और 10वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी। अगली देखते हैं क्या है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री क्या क्या निकल के आया, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी 2017 में हुई, जो कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई। तो इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट थे, इसमें फिशरीज सब्सिडी को कम किया जाए ऐसा डेवलप्ड कंट्री ने कहा, और भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है कि हम फिशरीज सब्सिडी को बंद नहीं कर सकते। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भारत जैसे देश में ओपन तो हो रही हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देती हैं। तो ये कहा गया कि गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन टैक्स 6% का लगाया जाएगा उन पर, और स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहते थे इंडिया। एक्चुअली स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में होता क्या है, इसमें भारत जो होते हैं वो कुछ प्रोडक्ट के लिए कहता है कि वो हमारे यहाँ डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट को, सोलर पावर को, ऐसा कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। और डेवलप्ड कंट्री हमेशा बोलते हैं इन सब चीज़ों के लिए आप सब्सिडी नहीं दे सकते। होता क्या है, स्पेशल और डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट में जो वस्तुएं आती हैं उन उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी कम लगती है, और बाहर एक्सपोर्ट करने पे भी उसमें कस्टम ड्यूटी कम लगेगी और उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए स्पेशल और डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट पे कुछ प्रोडक्ट को इंडिया के द्वारा डाल दिया जाता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री वो हमेशा उसका विरोध करती हैं। तो ब्यूनस आयर्स में कौन कौन से पॉइंट थे, ई कॉमर्स के, फिशरीज सब्सिडी को देने के लिए, और जेंडर इक्वालिटी की बात भी हमारी ब्यूनस आयर्स में हुई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 है, जो कि नूर सुल्तान कजाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गई। ठीक है, और अब जो होगी वो देखो कब होती है, अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। WTO की एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जिस पे हमें आज बात करनी थी, ये बॉडी आज अभी तक क्या होगी, अभी पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट है और इसमें क्या है कि USA निकलने की बात कर रहा है। तो बस यही था, आज हमने देखा पूरा WTO का बैकग्राउंड, WTO डिस्प्यूट क्या क्या है। और अब हम देखते हैं आगे कि अमेरिका ने बहुत सारे डिस्प्यूट सेटलमेंट के तहत हमने एक्सपोर्ट सब्सिडी दी थी बहुत सारे कार्यक्रम को। तो उस पर क्या हुआ कि केस चल रहा था इंडिया के ऊपर, और जितने भी एक्सपोर्ट सब्सिडी हम दे रहे थे वो सारी खारिज कर दी गई, ये कह के कि आप ये एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे हो जो कि WTO के नॉर्म्स के हिसाब से आप उसका उल्लंघन कर रहे हो। तो इसमें USA जीत गया और इंडिया इस केस में हार गया। तो हमने कौन कौन सी सब्सिडी दी थी, इसमें से हमारी एक सब्सिडी MEIS थी, यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया सब्सिडी। न्यूज़ में बहुत थी MEIS स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये क्या है, इसके तहत हमने सब्सिडी दी थी, और हमने और भी बहुत सारी थी, जैसे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में हमने दी थी, बायोटेक पार्क में हमने दी थी सब्सिडी। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स में दी थी, ड्यूटी फ्री फॉर एक्सपोर्टी स्कीम, हमने कई ऐसी सारी स्कीम लगाई थी जिसमें हम क्या करते थे, हम सब्सिडी देते थे, और बाद में क्या हो गया, बाद में वो केस हम हार गए। तो अभी क्या होता है, MEIS तो भाई हम दे नहीं सकते क्योंकि WTO का उल्लंघन है। अभी हम क्या करते हैं, हम ROT टैप यानी कि रॉड टैप चलाते हैं। इसका मतलब क्या है, रेमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं कि यानी कि रेमिशंस मतलब होता है वापस आना, यानी कि शुरुआती दौर में जो हमारे एक्सपोर्टर होंगे वो पूरा पैसा लगाएंगे, बाद में हम उनको वापस कर देंगे। दैट वाज कॉल्ड द रेमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, MEIS तो खत्म हो गया, अब टैक्स को वापस मिलेगा हमें किसमें, रॉड टैप में। लेकिन जो भी एक्सपोर्टर हैं वो MEIS ही चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपको शुरू से उसमें छूट मिलती थी, इसमें तो आपको बाद में पैसा मिलेगा ना, रेमिशन वापस होगा, तो हमेशा बाद में आने वाले पैसों से भय रहता है एक्सपोर्टर को, और वो MEIS स्कीम को ही चाहते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारी RODTP क्या है, रेमिशंस ऑफ ड्यूटी ऑन टैक्स और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, और MEIS जो कि अब बंद हो गई है। नेक्स्ट है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। ये क्या होता है, रॉस्टेल यानी कि रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी। ये क्या है, इसको मर्ज कर दिया गया है रोड टैप से। क्यों, क्योंकि रिबेट में क्या होता है, रिबेट में छूट मिलती थी, जैसे 100% आपको देना है तो उसकी जगह आपको 5% देना पड़ेगा, तो इसको रिबेट बोलते हैं, यानी कि छूट। ये केवल गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए थी,
जो गारमेंट इंडस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम थी, और ये स्कीम बंद कर दी गई और विलय कर दिया गया रोड टैप में। ठीक है, तो अब हमारी एक ही स्कीम चल रही है, रोड टैप, यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, बाद में वापस मिलता है, और जो भी हमारे एक्सपोर्टर है वो उसका विरोध कर रहे हैं कि हमें MEIS ही चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट HS कोड है। HS कोड क्या है, ये एक हार्मोनाइज सिस्टम है जिसको HS कहते हैं। ये एक 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। इसके जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो HS चैप्टर से रिलेटेड है। द नेक्स्ट 2 गिव द HS की हेडिंग है, और फिर लास्ट 2 डिजिट HS की सब हेडिंग है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WCO के द्वारा HS कोड को डेवलप किया गया है। इसको यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज कहते हैं गुड्स के लिए। ये एक मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर है। द सिस्टम करेंसी कंप्राइज ऑफ 5000 कमोडिटी ग्रुप। तो HS कोड होता क्या है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसको तैयार करता है। 6 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इस नंबर अगर किसी प्रोडक्ट पे है तो इससे हमें फ़ायदा क्या रहेगा, इससे हम रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में हमें पता चल जाएगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन मतलब कोई भी प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में बना है और वहाँ पे उसको अगर सब्सिडी दी जा रही है तो कितनी सब्सिडी दी जा रही है, ये भी हमें HS कोड से पता चल जाएगा, जिसके तहत फिर हम उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। उसका एग्जैक्ट हमें नेशनल सोर्स पता चल जाएगा, और फिर इससे क्या होगा, जो भी हमारे कस्टम ऑफिसर होंगे वो निगरानी अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, नारकोटिक्स का मामला है, कोई वेपन है, कोई न्यूक्लियर है, तो इन सब चीज़ों के बारे में कस्टम ऑफिसर को भी HS कोड से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HS कोड। आगे देखते हैं ये HS कोड में क्या क्या है, क्या क्या हमें इससे बेनिफिट होगा, वो ये लिखा हुआ है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नीड ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, जिससे हमें फ़ायदा होगा हमारे किसको, कस्टम ऑफिसर को। तो ये हमने आज पूरा डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग। प्लीज